दो एक पेपर को लेकर के। एक पेपर है जिसकी चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इमेजिन कर लो जो जिस कॉपी पे आप राइटिंग कर रहे हो, अगर उसके एक पेज को काट के ऐसे मिला तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ पहले। या कुछ और बनेगा? ये बनेगा। ये कितनी है इसकी? 88। और ये कितनी है? 44। ठीक है। इसका अगर एरिया निकाल लें हम, कितना आएगा? 88 इंटू 44। ये एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया आएगा। अब इसका हम निकालते हैं यहाँ पे वक्र प्रस्थ इसका। कोई बताएगा बेलन के वक्र प्रस्थ का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एक्स। ठीक है। अगर ये 44 है, आर कितनी होगी इसकी? यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 44। पाई को यहां से खत्म करें तो 22/7। उससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू कितनी आ गई? 7। तो यहाँ 2 22/7 इंटू 7 इंटू 88, इससे कैंसिल 22 इंटू 88। यानी कि इसका वक्र प्रस्थ और इस आयताकार शीट का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो इक्वल आए ना? आए है ना इक्वल या डिफर है? इक्वल है सर। बताइए। इक्वल है ना? तो क्या समझ में आया? इसका जो क्षेत्रफल निकाला वो सारा ये वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल हम निकाला ये वाला। ठीक है। वक्र प्रस्थ क्या है? अब जो कॉपी का पेज आपका है, जिसको आप हाथ फेर सकते हो, टच कर सकते हो, सारे के पूरे एरिया को टच कर सकते हैं ना, वो ही इसका वक्र प्रस्थ है, यानी कि कर्व सरफेस। ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? ये है हमारी 2 पाई आर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सर्किल पढ़ाया था, सर्किल की जो होती है परिधि या सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। इसका इस सारे एरिया का, ये जो दोनों साइड, चारों साइड होगा, इसका क्षेत्रफल कह लो, ये इसे बेलन का वक्र प्रस्थ कह लो। ठीक है। वो कैसे निकलता है? 2 पाई आर में इसकी जो भी हाइट होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यानी कि जैसे एक रेक्टेंगल में लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो एक तरह से ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो जो हमारा बेलन का वक्र प्रस्थ होता है, वो हमारा होगा 2 पाई आर इंटू एच। शॉर्ट में हम बोल देते हैं 2 पाई आर एच। समझ गए कैसा आया वक्र प्रस्थ का? अब संपूर्ण पृष्ठ क्या है? संपूर्ण पृष्ठ में अगर इसके ये भाग भी जोड़ दिए जाए, ये वाले जोड़ दिए जाए, जैसे अगर एक गिलास देखें हैं, गिलास का ऊपर का हिस्सा और तली, उसका भी एरिया अगर इसमें जोड़ दिया जाए, तब बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच में संपूर्ण पृष्ठ दोनों जो साइड है इसकी, इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर। तो कितना जोड़ देंगे टोटल? और 2 पाई कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? 2 पाई आर, यहां से बचेगा एच प्लस आर। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्या है? पता नहीं मुझे कितने लोगों ने इसको ड्राइव किया होगा कभी, या डायरेक्ट रटाई है। तो आजकल के युवा रटने से ज्यादा शुरुआत करते हैं, जड़ में कम पहुंचे उंगल को पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो दोनों चीज क्लियर हुई है।
चलिए अब अगर इस सिलेंडर में हम पानी भर दें नीचे से ऊपर तक, क्या भर दें, पानी की कोई लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी, यानी कि कंडीशन कहां चली गई, 3D। जब भी 3D की बात होगी तो वहां बात होगी वॉल्यूम की। यानी कि अगर मैं बेलन का क्या निकालूं, आयतन, क्या निकालूं, आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, इस एरिया का जो क्षेत्रफल है, यह है ना क्षेत्रफल, अगर मैं इसकी सारी जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में हो 1%, हो सकती है ना भाई, इसकी सरकमफ्रेंस इतने सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है, तो ये इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें अगर h की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो जो इसका बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू, यानी कि इस पूरे एरिया को अगर इस सारे से मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा इसका आयतन। तो आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर बी इक्वल टू, ठीक, यहीं पे जब वक्र प्रश्न निकालेंगे तो इसकी जो सिर्फ परिधि है, परिधि क्या होती है, 2 पाई, क्या होती है परिधि, 2 पाई आर की h में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन होगी, समझ रहे, वॉल्यूम में मल्टीप्लीकेशन किसकी हुई, पाई आर स्क्वायर की h से, और यहां h से किसकी हो रही, 2 पाई आर की। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे वक्र पृष्ठ प्लस ये दोनों पार्ट्स का क्षेत्र। तीनों फार्मूले क्लियर हुए आप लोगों के, या अभी भी डाउट है किसी को, अच्छा कितनों की समझ में आ गया तो हाथ खड़े करें, ये जिसके समझ में आ गया, ये फार्मूले समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं, कर्व बनाया, जो कर्व बनाया है परिधि कितनी है, अगर परिधि आर ले लेंगे 2 पाई आर, और वो जो 2 पाई आर है, यानी कि अगर मैं पूरे पेपर को बड़ी बड़ी छंदों में बना दूं, यानी कि बड़ी बड़ी इसके पीस कर लूं, और इतने छोटे पीस कर लूं कि आप काउंट भी ना कर सको, इतने पीस बन सकते हैं, उस सारे पीसों को अगर जोड़े जा दोबारा से एच तो होगी ना उसकी हाइट। अब इतना आप हाई लेवल के है नहीं कि मैं आपको डेल्टा एच लेकर के उसकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, वैसे तो ये फार्मूला ट्राई हो जाता है कैलकुलस, डेल्टा एच मानते हुए उसको डिफरेंशिएट करके उसके रेस्पेक्ट में फार्मूला प्रॉपर आ जाता है। लेकिन ये बेसिक चीज इसमें यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, यही तो चीज होती है सिलेंडर में, या फोर भी होती है, ठीक है, ये जो चारों ओर का हिस्सा है गोल गोल वाला, ये तो आपका हो गया 2 पाई, ठीक है, और ये जो अंदर काम नहीं, ये जो इसका हिस्सा है, ये इसका भी, ये आपका है पाई आर, समझ रहे, एक बात जैसे कि 2 पाई आर तो सिर्फ पाई का मान आता है 22, जैसे इसकी ये दो है 2 पाई से कहते हैं, ठीक है, तो इसके बाद में गुणा करिए तो क्या होगा, गुणा होती है, गुणा होती है सर 2 की वजह में गुणा करेंगे तो 7 करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ठीक है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर है। जब इसका वक्र प्रस्थ निकालेंगे, इसकी जो एच हाइट है, ये क्या है, एच हाइट है वक्र प्रस्थ के लिए 2 पाई आर में सिर्फ एच की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि जो कागज है, कागज के ऊपर का जो एरिया है वैसे निकलेगा जैसे हम रेक्टेंगल का क्या निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, या एक तरह से क्या होगी इसकी चौड़ाई, और ये होगी लंबाई, चौड़ाई कितनी 2 पाई आर, लंबाई कितनी है h, तो 2 पाई आर h हो गया वक्र प्रस्थ, जैसे मैंने एक आयत का क्षेत्रफल निकाला था। जब बात करूंगा संपूर्ण पृष्ठ की, किसकी, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में एक तो ये पेपर का चारों ओर का जिसको हम टच कर सकते हैं सिलेंडर को,
लोहे के रेसिड्यू। हाँ, जो सिलेंडर को हम टच कर सकते हैं ना तोगले को बाहर से, वो एरिया होगा वक्र प्लस प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। इसका कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। यहां से 2 पाई आर कॉमन आया, एच प्लस आर। ये आपका आ गया संपूर्ण प्रश्न। ठीक है भाई, इस पूरे वक्र पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ है चारों ओर का, इसका ये वाला, ये सारा वक्र पृष्ठ है ना, इसमें अगर इसका भी क्षेत्रफल जोड़ दूं और इसका भी जोड़ दूं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब उसका टोटल एरिया, चाहे वो जहां तक खोखला है वहां से भी और चाहे ऐसे भी हो। पेपर मेरे तक पहुंचा हो जरा सर बोतल से समझा दो चाहिए थे एग्जाम। हाँ, क्या बोतल ले लो आप। इस बोतल का जो ये बाहर का हिस्सा है सारा, ये वाला, ये आपका वक्र पृष्ठ है। ये चारों ओर का जो एरिया है ये वक्र पृष्ठ है। इसका तली का भी क्षेत्रफल और ऊपर का भी क्षेत्रफल जोड़ दूं तो ये संपूर्ण पृष्ठ। और इसके अंदर जो पानी है वो इसका वॉल्यूम, कितना इसमें पानी आएगा वो वॉल्यूम, समझ रहे। और यहीं पे अगर इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूं, क्या निकाल लूं, वॉल्यूम, तो सपोज करो इसमें हमने पानी डाल दिया, नीचे से तली में है, ऊपर से सपोज करो खुला हुआ है। पानी जैसे डाल लेंगे पहले तली तली में लगे रहेगा ना, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। कितनी ऊंचाई तक उठेगा, एच तक। कितने क्षेत्रफल में फैलेगा, पहले पाई आर स्क्वायर में, इसी क्षेत्रफल में तो फैलेगा। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आया। अब कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़े करें जिनकी समझ में आएगा। ऊंचाई तक जाना मुझे पता लग जाना क्या बच्चे रहेंगे, 1 2 3 और रहेगा। जो रहेगा थोड़ा सा विचार विमर्श करियो, क्योंकि देखिए बिल्कुल बेसिक चीज है। अब इससे ज्यादा मैं बेसिक में कहां तक जाऊं। ठीक है, यहीं पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ये आपका है खोखला बेलन। ठीक है, होलो सिलेंडर है ये। क्या है ये आपका खोखला बेलन। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो कभी कभी, इसकी भी मान लिया रेडियस ये R1 है और ये बड़े वाली जो रेडियस है पूरी की पूरी ये R2, ये R2 है और ये R1। ऊंचाई इसकी x सेम रहेगी। ठीक है, ऊंचाई सेम रहेगी। यदि वो ये कहे कि एक गोखला बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या कुछ होगी और बाह्य त्रिज्या अलग होगी। आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये जो इतना पार्ट है ये वाला, ये वाला हम भी ये इतना इधर ये मान लिया किसी धातु से बना हुआ है, मेटल का हो सकता है होलो सिलेंडर। और जब धातु से बना हुआ है तो अंदर की त्रिज्या अलग होगी और बाहर की त्रिज्या है, और वो आपको R1 दे दे, R2 दे दे, H दे दे, और वो आपसे पूछे कि इसमें जो धातु लगी हुई है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक, या हो सकता है उसका वेट पूछ ले आपको डेंसिटी दे करके, लेकिन वहां तक नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा उसका वॉल्यूम पूछेगा कि कितना उसका आयतन है जिससे वो धातु बनी हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी का आयतन माइनस आंतरिक का आयतन, समझ रहे। बाहरी का आयतन कितना होगा, बाहरी की जो त्रिज्या है वो R2 है,
क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई भी कॉमन आ जाएगा, पाई है छोड़ दो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कुछ नहीं करना, पहले पूरे का आयतन निकाल लिया, ठीक, फिर उसका खोखले का आयतन निकाल लिया, अंदर वाले का बाहर वाले का आयतन में से अंदर का आयतन घटा दिया तो धातु का आयतन। क्लियर है? कौन पढ़ लीजिए पहले, कौन का मतलब शंकु। शंकु कैसा होता है, जैसे ज्योमेट्री कह सकती है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई मान लिया h है, ये रेडियस r है, और ये तिर्यक ऊंचाई n है, ठीक है। इसमें एक तो होता है इसका वही वक्र प्रस्थ, क्या होता है, वक्र प्रस्थ। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रटना है पाई r l। l कैसे निकलेगा, इसमें आपको r मिली हुई होगी, h है, l अगर नहीं दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर जमा h स्क्वायर, तो l बराबर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकला इसका, वक्र प्रस्थ। जब संपूर्ण प्रस्थ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के साथ क्या जुड़ जाएगा, और इसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्र। वक्र पृष्ठ का इसका पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ले लेंगे तो एल प्लस आर, ये इसका समतल। वक्र पृष्ठ हमने रट लिया कि पाई आर एल होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और जो वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम क्या होता है इसका, जितना बेलन का क्या पढ़ा था हमने, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था ना, तो उसका 1/3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि उतनी हाइट और उतनी रेडियस का अगर सिलेंडर हो तो वो उसका 1/3 होता है। वो क्यों होता है 1/3, इसी को अगर पूरा सिलेंडर बना दिया जाए, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है इतने का, ये एक हिस्से का कितने का वॉल्यूम 2, और एक ये तीनों के वॉल्यूम बराबर, यानी कि एक सिलेंडर से 3 कोन के बराबर वॉल्यूम निकलता, ठीक है। और इसको एक्चुअल में अगर आप काटोगे, जो अदर 2 कोन है उनकी शेप अलग ही तरह की होगी, प्रॉपर कोन नहीं लगेंगे वो, लेकिन ये बिल्कुल जस्टिफाई किया हुआ है कि तीनों का इक्वल होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू द 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद दैट हाइट एंड विद द रेडियस ऑफ द सरफेस, ठीक है। ये चीज हुई। यहां सिर्फ लर्न करना ये है, इसके अलावा आपको सारा अपना ट्राई कर सकते हैं। ड्राई ये भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो, तो वहां में नहीं जाना, इतने बेसिक पे ही रहना। कौन, उसके बाद स्फीयर। स्फीयर आपका क्या होता है, 3D, और जो सर्किल होता है वो क्या होता है, 2D। सर्किल के अंदर एक क्या होती है, परिधि या सर्कमफ्रेंस, इसको हम होती है 2 पाई आर। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन
जब स्फीयर की बात करेंगे 3D की, इसमें क्या चीज होगी, जहां इसकी परिधि है स्फीयर में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसका जो सबसे पहले स्टार्ट होती है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ या पूरा कह लो बाह्य भाग का क्षेत्रफल। एक ही चीज है, दोनों चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत है। अगर एक बॉल ले, बॉल के बाहर के हिस्से को जिसको हम टच कर सकते हैं, सारी को टच कर सकते हैं ना, वही उसका संपूर्ण पृष्ठ है, वही उसके बाह्य भाग का क्षेत्रफल। अब ये बाह्य भाग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 4 पाई आर। कितना होता है, 4 पाई r²। यानी कि उसी रेडियस का अगर एक सर्किल ले रहा हूं, उसका क्षेत्रफल तो πr² आएगा, लेकिन अगर उसी रेडियस का स्क्वायर ले तो वो उसका 4 गुना हो जाएगा। नहीं है, इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक फिक्स रेडियस के 4 सर्किल बनाइए पेपर पर, और उसी रेडियस का एक गोला बनाइए अलग 3D से, और फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके उससे सारे चारों तरफ चश्मा करना, वो कवर कर दे, वो उसको कवर कर दे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हुआ। इसके बाद आता है इसका आयतन या गोल। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर। यहां भी आपको लर्न ही करना है, ड्राइंग नहीं करना। हम सीख करके देखते हैं कि भाई ये हो या नहीं हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉर्मुलेटिकल ड्राइंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में अगर उनको एज ए प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें कभी कभी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देता है, एक बड़ी लोहे की बॉल को पिघला करके छोटी छोटी 3 बॉल बनाए। ठीक है, तो कुछ छोटी बड़ी की रेडियस दी हो, क्योंकि इसमें जो आइटम है वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ज्यादा है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर, दोनों ओनली सिंगल वेरिएबल। कैसा है, सिंगल वेरिएबल। अगर आपको आर पता लग गई तो उसका कैसा फुटवर्क निकलवा ले, चाहे वो उसका वॉल्यूम निकलवा ले, निकल जाएगा। ठीक है, उसने कह दिया कि एक 3 सेंटीमीटर आयतन की एक बॉल है। ठीक है, उसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर रेडियस की 1 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर आयतन की एक बॉल को पिघला करके 3 बॉल बनाई जाती है छोटी छोटी, उन बॉल का रेडियस निकाल, हो सकता है ना। तो क्या होगा, ऐसे में हम फार्मूला लगाते हैं, बड़ी बॉल का आयतन बराबर 3 गुना छोटी बॉल का आयतन। ऐसा भी कह सकता है कि एक बड़ी बॉल से 2 बॉल बनाई गई, एक की रेडियस से दूसरी की पूछ ले। ठीक है, बड़ी बॉल का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r³ 3 होती है 27, 3 गुना छोटी का, छोटी बॉल का आयतन कितना होगा, वही 4/3 पाई r⁴ मान लो, क्योंकि हमें r1 फाइंड करनी है। ठीक है, 4/3 पाई r, पाई से तो पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 गया, r1³ बराबर क्या आया, 3 नम 27, तो r1³ बराबर आया हमारा 9, तो r1 बराबर आ जाएगा √9। यहां भी आपको अंतर मिल सकता है।
या इसका अगर एक्चुअल में निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग उसकी रेडियस है। बस यही है, बड़ी बॉल का आयतन कंपेयर करा दो छोटी बॉल के आयतन से। वो 1 बॉल हो 2 बॉल हो 10 बॉल हो, वो वहां ऐसी क्वांटिटी देगा जो वहां पे कट जाए। मैं तो वैसे ही दी थी जो नहीं डिडक्ट हो पाई, ठीक है। इसमें बताइए और कुछ पूछना हो एरिया से रिलेटेड। मैथ्स में इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक लगता है जो और पढ़ना चाहिए? डाइस मैथ में नहीं है, रीजनिंग में। मैथ्स का बताइए। मैथ्स सर प्रोबेबिलिटी भी है क्या? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आती है कुछ, अच्छा है ना। गन गनाप कराने की जरूरत तो नहीं है। वो अगर इस पोर्शन है उसको देख लेगा। क्या कह रहे हैं? जो आएगा जब आपके पास पूरी का पार्ट है, मैं कराऊंगा। एक हफ्ते तक क्लास है सब कुछ में हैं? एक हफ्ते क्लास है आप पहले एक हफ्ता कंटिन्यू लगा दिया। हाँ, तो उसमें आप पहला वही करा देना रीजनिंग। रीजनिंग हो जाएगी हमारी। मेरे जरा पहले लेक्चर कौन करो कितने लोग पेपर मुझे कौन सा यूपीएससी का है, कौन सा आपका है? मतलब दूसरा वाला है सी सेट का, दूसरा वाला 2023।
जुलाई में तो हुआ सर आपको कुछ है जुलाई में तो हुआ आपका लेक्चर इधर कौन सी सेट कर जुलाई क्या? 16 हो रहा है अगस्त के और सितंबर में जुलाई 16 16 गया मैंने घर देखा मेरे को 20 हो रही है आज का मिलाया 19 हो जानी हाँ एक आध तो ज्यादा है हो रहे हो क्योंकि तो यहाँ तो साइन नहीं हो रहे पीछे वाले में ही हो रहे हो आपके साइन है ना तो अभी तो है 10 लेक्चर आपके करते रहो अब तक तो कर दो पूरा तो काउंट हो जाएंगे बाद में रीजनिंग शुरू करा दो बस आप बेसिक करा के और रीजनिंग की यहाँ बुक है कब कराओ मैं आप कल से कराओ मैं चलो मैं चेक कर दूंगा तो आपके पास तो क्या कल कराऊंगा ना वरना तो फिर मुझे मिटानी पड़ेगी मैं यहाँ देख लूंगा मैं यहाँ मुझे कभी इसमें कोई डाउनलोड अगर टेस्ट याद होगी हाँ जब जब कोई कंटेंट खत्म हो गया जब ये हो गई 2-3 मिनट चेक तो करा नहीं आज जब आगे किसी चेक करना पता कर रहा था हाँ उसके लिए हो गए बिना डाउनलोड देखो फिर मैं आज दोबारा कर रहा था जो भी आ गया हाँ जब मैं वीडियो तो हो गई थी डाउनलोड ये जरा खोलना है नीचे सबसे नीचे आओ। ये Pie chart? पाई चार्ट
चलो टाटा पे चर्चा कर लेता हूँ, वेरिएबल वेरिएबल ये निकल है ना, ये एक वजह से है इसमें ये है। रेजर 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 देख सकते चलो बस हाँ और जरूर करो जैसे टाटा को छोटा नीचे करो ये साफ भी साफ हो जाएगा। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन देखे आपने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी लगभग सभी एग्जाम में ये आपके डेटा आधारित है, एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें क्या दिया हुआ, निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है, पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दिए। यहाँ जो दिया हुआ है भोजन पर कितने % खर्च किया गया, भोजन पे कितने % खर्च किया गया, 30%, फुटकर पे 10%, कपड़ों पे 5%, परिवहन पे 12%, बचत पे 18% और किराए पे 25%। भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टोटल परसेंटेज इसने कितना दिया हुआ है। ये कभी मत मान के चले कभी 100% होता, कोई जरूरी नहीं है, कम भी करते हैं। 30 और 10 40 5 45 2 47 और 10 57 और 8 65 और 10 75 और 25 100% पूरा खर्च दिया हुआ है। ठीक है, भोजन पे कितना खर्च हुआ है, 4800 रुपए, और यहाँ भोजन पे कितना है 30%, यानी कि जो 30% है हमारा 30% 4800 रुपए के बराबर है। 30% कितने के बराबर है, 4800 के। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 4800 बटे 30, कैंसिल करो, 3 3 3 4 18 160। ठीक, और ये कितने का पूछ रहा है, सारा पूछ रहा है ना टोटल, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 160 गुना तो यानी कि 16,000, और 16,000 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया, किस किस के आया, तो फिर तो अच्छी बात। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है, बस आप ये ध्यान रखना, आपने ये जो निकालना ना 1% किसके बराबर है, ये 160 के। जो पूछ रहा परिवहन और कपड़े, परिवहन और कपड़े में कितना है, 17% दोनों पे। 17 किसकी मल्टीप्लीकेशन करो, 17 चक्की 102 वाला आएगा, कौन सा हो, बस है कहीं, हाँ ये रहा। ठीक है,
फिर पूछ रहा है फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। फुटकर व्यय, ये जो फुटकर व्यय है ये पूछ रहा भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत। इसके दो तरीके हैं, या तो फुटकर पर व्यय निकालने कितना आ जाएगा 10% है 1600 रुपये, ठीक। भोजन पर कितना आया था 4800 रुपये, ठीक। तो भोजन पर व्यय का कितना है, यानी कि ये जो 1600 है ये 4800 का कितने परसेंट गुना 16 दिए 48, 3 किए 9 और 3 किए 9, 33 सही है 1/3, ठीक है। यानी कि ये वाला इसका कितने परसेंट, या सीधा सीधा आप देख लो ये 10% है ये 30% है, 10/30 गुना 100, ठीक है 33% समथिंग आ गया ये वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए 25%, 25 और 16 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है 4000 आ जाएगा लगभग। कुल बचत ज्ञात कीजिए, बचत है 18%, 18 और 16 की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आंसर पांच बुला के ये तो हो जाएगा, चलो नीचे इसका यही है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए खर्च को दर्शाया गया है। ये अलग अलग मद है, सबका एडिशन कितना होगा 100%। 15, 12, 25, 5, 30, 42, 47, 57, 67 और 23 होगी, ठीक है। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 परिवार का विभिन्न मदों पर किया गया खर्च ये है। यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था तो भोजन की मद क्या है। कुल खर्च कितना था, तो किसका पूछ रहा है, भोजन की 23%। 46,000 का कितने परसेंट निकाल रहे हैं 23,000, लगभग कितना आएगा 10,000 के आसपास आएगा। कितना आएगा 10,000 के आसपास, उसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यदि कुल खर्च 46,000 रुपए था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च, वस्त्र 10, आवास कितना है 15, 25% और 4600 का 25% कितना हो जाएगा 23,000, 11,500, यानी कि 11,500, ठीक है। आवास पर किए खर्च और शिक्षा पर किए कुल खर्च का अनुपात क्या है। आवास पर खर्च और शिक्षा पर, आवास पे कितना है 15 और दूसरा किस पे पूछ रहा है और शिक्षा, आवास और शिक्षा आपकी है 12। 15 और 12 में क्या अनुपात आएगा 3 पंजे 15, 3 जो 5 अनुपात 4, ठीक। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी थी, सबसे ज्यादा खर्च किस पे हुआ मोमो खाए होंगे, बर्गर पिज्जा सबसे महंगे आइटम है ना। एक दिन एक उसमें चले गए कैफे में, उसमें डोमिनो वाले में, वहां जाके देखा पिज्जा, भाई हमने हिम्मत सी करके 450 क्या 480 का एक ऑर्डर किया, फिर उसको जीएसटी लगाएगा 500 कुछ बना दिया, लेके आया वो जरा था, मगर इसमें तो एक बच्चे का भी पेट नहीं भरता। और इंडियन जितने भी हैं वो सारे वेस्टर्न फूड पे से टूट का पड़ते हैं, जैसे पता नहीं क्या मिल गया, जबकि सारे के सारे लाभदायक नहीं है, हानिकारक है।
या कोई फास्ट फूड ऐसा है जो हेल्दी हो? देयर इज ए नेम ऑफ एनी वेस्टर्न फूड विच इज हेल्थी। कोई इंडियन फूड ऐसा है जो अनहेल्दी हो? है कोई इंडियन फूड ऐसा जो अनहेल्दी हो? बताइए मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 60,000 रुपए था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? ये भी हो गया। इसमें भी देखा चलो ये वाला आएगा सर, ये गया ऊपर, ये नहीं होगा सर, ये वाला नहीं होगा, ये वाला पोर्शन में जो ऊपर गया आगे, ये वाला ये नीचे दिया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। उसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। करो भाई, कोशिश करो। निकालो, क्या बात, निकाल वैसे ही देख रहा हूँ कि वैसे तो जाए, वैसे में शिफ्ट होगा, जाएंगे अपना वैसे 108 डिग्री का होगा। किया है किसी ने? बी
देखिए जिन्होंने आंसर इसका बी बताया वो बिल्कुल सही है। अब इसको निकाल लेंगे कैसे? ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि इस पूरे पार्ट को इन्होंने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। इनके हिसाब से इन्होंने सारा जो माना ये कि ये एरिया इतना परसेंट है, इतने परसेंट, ये करके 100% उन्होंने अपना मान लिया। कितने परसेंट मान लिया? 100%। लेकिन ये जो त्रिज्य खंड है जो कल पढ़ाए थे, इनके द्वारा एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ इसने एंगल पूछा है डिग्री का। ठीक है, अब आपको निकालना कैसे? इसको लिखिए आप 360 डिग्री है, वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? 100/360% की। कितने डिग्री कह रहा है? तो 108 डिग्री तो बराबर होगी 100/360 गुना 108। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1080/360 कितना हो जाएगा? ये यहाँ क्या आएगा? 10,800 है, तो ये कितना आ गया? 30%। कितने परसेंट के बराबर है 108 डिग्री? कितने परसेंट के बराबर है? 30। अब ये जितनी भी मद दी हुई है, कौन सी 3 मदों का योग 30 होगा? तीनों यही है बस। 15, 6, 21, 9, 30। इसके अलावा और तो कोई ऐसा डाटा है ही नहीं। क्या है पॉसिबिलिटी बताइए? शिक्षा और किराया। हाँ लेकिन ये 2 है, होने के लिए 3 ही बता। 3 बताई ना उसने कि किन 3 मदों का ठीक है। देखो क्या कर रखा है आपने। इसने तो ऑप्शन से कर रखा है, इन लोग एंगल निकाल 20 डिग्री निकाल। ये क्वेश्चन इसने गलत दिया हुआ है। तो किराया का भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? यदि उसकी आय कितनी है? 25,000। 25,000 को हम कितना निकाल लेंगे? 60% निकाल लेंगे ना। 45, 15, 60 कितना आना चाहिए? कितने हजार आना चाहिए? 15,000। ऑप्शन 15,000 है। इसने 15 की जगह 14% लेकर सवाल किया है। छोड़ दो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ एक एंगल ही बताना जरूरी था आपको। क्या पूछ रहा है? तो आई थिंक पाई चार्ट का इतना आइडिया बहुत है। चलो ऐसा कर लेते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को पाई चार्ट दर्शाता है। पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है पाई चार्ट जो मतलब पेपर ला रहे हैं और छाप के दे रहे हैं, उस पर जो टोटल खर्च दिया हुआ है। छपाई का प्रॉफिट तो हो रहा है 35%, कागज की लागत 10%, अन्य में 4 हो गया, रॉयल्टी 15%, विज्ञापन का 18% और कटाई के लिए 18%। 36, 15,
51 4 55 10 65 और 35 100 हो गया तो पूरा। अब पूछ रहा है एक कागज की लागत के तृतीय खंड के केंद्रीय कोण की माप। कागज की लागत कौन सी है इसमें? 10%। तो इसका कोण पूछ रहा कितना होगा? 10% मतलब 360 डिग्री का 10% ही निकाल लो आप। निकाल सकते हैं नहीं? कितना डिग्री आएगा? 36। यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। छपाई का व्यय कितना है? कहाँ है? चलो लाभ तो मान ले 35% कितना होगा? 3 पंजे 15 अजय पंजे 25, 35 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 500। और 500 को फिर रॉयल्टी कितनी होगी? 15%, 15 5 75, 7,500। हाँ तो छपाई का व्यय है, छपाई का लाभ नहीं है। ठीक है भाई, ये जो दिया हुआ है अगर हम इसको या तो यहाँ लाभ मान ले या यहाँ पर व्यय मान ले, एक मान ले। तो जो 17,500 किसके बराबर है? 35% के। 35% बराबर 17,500, 1% 17,500 बटे 35 और कितने परसेंट का निकालना? रॉयल्टी कितनी है? 15% का कितना जाएगा? 7,500। रुपए 18,000 मासिक आय वाले। स्मार्ट बोर्ड से एक फायदा होता है, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। समझ में भी आ रहा है? ये जैसे स्क्रीन जा रही है ऐसे ही जा रहा है दिमाग, ऐसा तो नहीं है? समझ में आ रहा? समझने के नाम का जो आपका मौके के एक्सप्रेशन है वो ठीक ही। आजकल की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। रुपये 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। यानी कि सबसे बड़ी डेटा विश्लेषण का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 5 क्वेश्चन आओ जिसके होंगे 5 तो सही होंगे, यदि 5 तो गलत होंगे। ऐसा रेट केस में है कि आपका किसी डाटा की वजह से मैं पेपर में करके आ था और मुझे लग रहा था कैसे आते हैं हो नहीं रहा, काटा नहीं है क्या है, क्योंकि मेरी एक शुरू से हैबिट रही मैं किसी भी पेपर को अपने कितनी बार ही चेक कर लूँ, अपनी गलती नहीं करूँ। इसलिए मैंने फिर हैबिट बनाई तो कॉपी को दोबारा देखता है नहीं, जो है वो लिख जाओ फाइनल। क्या पकड़ लेते हैं कभी तो पकड़ लेते हैं ना, मेरे से नहीं पकड़े जाते। मैंने जो गलती कर दी तो कर दी, वो फिर मुझे चाहे मुझे 1 घंटा दे दे फिर समझ में नहीं आती गलती है। 70 105 185 और 40 235 या 220 बोले 145 और 70 215 215 और 65 कितने हो गए? 280 और 80 360 डिग्री पूरा देंगे। तो आसान क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम? शिक्षा और किराया दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का है? 15%। 15 डिग्री कितने डिग्री का? 5 डिग्री। हाँ 5 डिग्री है। अब देखो ये सारा कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री है 18,000 के बराबर। 1 डिग्री कितने के बराबर आएगा? 18,000 बटे 360। बताना क्या आएगा? 360 36 3 पंजे 15 3 छंग 18 560 आएगा सर। 50 चलो 50 आ गया तो 5 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 250 के। ठीक है। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है?
ये विविध की जगह विविध हो रहा 40%, 30% अधिक है ना, लेकिन वहां है 30 डिग्री। या एक काम कर दो आप इसमें, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। 70, 40, डिफरेंस कितना आया 30, और 30 का हम निकालेंगे 40 में से। डिस्कशन निकालता हूं, इसे समझने की कोशिश करो आप। देखिए, किराए पर व्यय ये वाला है, विविध उद्देश्यों के लिए ये वाला से कितना अधिक हो। इस क्वेश्चन को पढ़ लो। किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। ये जो वाला व्यय है इससे कितने अधिक है, कितने अधिक है 30 डिग्री अधिक है। लेकिन कंपेयर किससे करा रहा है, विविध से करा रहा ना। तो जो 30 डिग्री है टोटल कितना है इसका 40 डिग्री का कितने परसेंटेज है ये 25 दिया 75 क्योंकि कई बार ये चीजें कंफ्यूजन कर जाएंगी कि अगर हम 30 का 70 का निकाल लें कितना जाएगा 30, 3000 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 2 और 7 21, 47% का आसपास दे रखा है, दे रखे जो भी दे रखा और ये भी दे रखा, दोनों ऑप्शन देगा। जिससे कंपेयर कराएगा उसी का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि लाभ हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना। तो हो जाएंगे तो ये मैं देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये देखिए दूर से तो सही दिखाई दे रहा है, क्या टाइम होगा 42। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, इन पर मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पर भी वही 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद रीजनिंग के बताइए मुझे कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि यूपीएससी में उनको कोई वाले करेंगे। यूपीएससी का तो हाल खराब एक तो डाइस वाला कराना है, प्रोबेबिलिटी। चलो प्रोबेबिलिटी का भी जो थोड़ा मोटा मोटा सा है वो चीज बता देंगे आप। तो कल फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा आपको कॉम्बिनेशन, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी। अच्छा मुझे जो है आप रीजनिंग